जैसे ये है ना, तो इसका नाम होगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। ठीक है, हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हमारा नोवोलेक बनेगा और फिर आगे चल के फॉर्मेल्डिहाइड ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल ये बन रहा है। अब नेक्स्ट क्या होता है, ये जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल का जो फॉर्मेशन है हुआ, H2OH, ठीक। अब ये दूसरे सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, यानी ये होमोपॉलीमर है, CH2OH, not from this side, दूसरी साइड होगा CH2OH, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ H+, एसिड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन टाइप का होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप का होता है। ओके, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, ये फिनॉल और ये जो CH2+ बनेगा ना, जैसे तुम H+ बनाया, जैसे मैं एक बार समझा देता हूँ, यहाँ पर ये H+ इस पे अटैक किया, ठीक है, इस तरह से अटैक कर दिया, तो ये प्लस हो गया और फाइनली H2O निकल जाएगा, समझा। फाइनली जैसे ही H2O निकला तो CH2+ बन जाएगा, है कि नहीं, समझ में आई बात। CH2+ बन जाएगा और ये इस पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, फिर हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप का ये रिएक्शन है। क्लियर है कैसा हुआ। तो अगर ये रिएक्शन ऐसा बन रहा है तो आप कह सकते हो यहाँ पर CH2 लिंकेज का काम करेगा इस दोनों में, OH, और फिर इधर वाला जो CH2 है वो फिर से दूसरे को अटैक करेगा। समझ में आया बात। इधर वाला जो CH2 होगा ना, ये CH2 ये फिर से इसको अटैक करेगा और इधर भी आ जाएगा CH2। समझ में आ रही है बात। यस सर। तो यही तुम्हारा N कर लो, तो यह एक पॉलीमर, दिस इज ए पॉलीमर। तो हम लोग एक्चुअल में इसको किस तरीके से लिखे, इस साइड में सिर्फ इतना सा लिख के अपना काम हो जाए। दिस इज योर, क्योंकि ऑटोमेटिक पता चल रहा है रिपीटेशन है, तो ये CH2 इधर आएगा, तो दिस इज योर नोवेला, सॉरी नोवोलेक। नोवोलेक इसको कहते हैं, इस पॉलीमर का। तो व्हाट इज इट्स नेम, इट्स नेम इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। ये जो पॉलीमर बना है ये नोवोलेक है, इट इज ए लीनियर पॉलीमर। ये लीनियर है कि नहीं, लीनियर है। और क्या कह सकते हो इसको, होमो होमोपॉलीमर ना, होमोपॉलीमर। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो आयुष। सर यही नोवोलैक ही पेंटिंग यूज में होता है क्या? इसमें नोवोलेक पेंट सर की जो पेंट बात में, बोल रहे हो, पेंट में यूज नेवोलेक अब नहीं, ये तो हाँ नहीं कह सकते ये नोवोलेक पेंट। नोवोलेक पेंट तो होता तो है, बट ये चेक करना पड़ेगा नोवोलेक इसमें यूज होता है क्यों। सर वही कंपनी भी है एक नोवोलैक पेंट का। हाँ नहीं वो तो है, बट वो एक्चुअल में है कि नहीं। नोवेलेक का कितना यूज है पता नहीं, इसका यूज तो तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट तुम सर्च कर सकते हो क्या है।
अब इस नोवोलैक जो है से ही बेकेलाइट बनता है। क्या नोवोलैक से कैसे बेकेलाइट बनता है? ये नोवोलैक हमने लिया और इसको फॉर्मल्डिहाइड के साथ, नोवोलैक को फॉर्मल्डिहाइड मींस HCOOH, ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया, साथ हीट करते हैं, इसको हीट किया जाए। तो हीट करने से क्या होता है, इसमें क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। हीट करने से क्या होता है, क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। क्रॉस लिंकिंग क्या होता है मैंने समझाया भी था तुम लोगों को। क्रॉस लिंकिंग हो जाती है एंड इट इज ए बेकेलाइट विल फॉर्म। बेकेलाइट, बेकेलाइट कैसा स्ट्रक्चर होगा? सो बेकेलाइट का स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस टाइप का। हमने अभी देखा ही लीनियर बन रहा था, अब ये लीनियर नहीं बनेगा, 2 डायमेंशनल हो जाएगा स्ट्रक्चर। मीन्स यहाँ पर तो OH ठीक है, फिर तुम्हारा ये CH2, OH, फिर इस जगह पर भी अटैच हो जाएगा CH2 और फिनॉल ग्रुप, फिर यहाँ पर CH2, फिनॉल, CH2 और ये आगे इस तरह से, समझे? इधर जो लाइन दिया ये आगे का लाइन का फॉर्मेशन है। तो आप कह सकते हो दो लीनियर वाले आपस में इस तरह से मिक्स होने लगे है ना फॉर्मल्डिहाइड से, एंड इट इज योर बेकेलाइट। आप इस तरीके से यहाँ पर ये ऐसा बना सकते हो यू, ये आगे स्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर M लगा दें यू। अब इसका यूज कहाँ का, यूजेस एक तो हमने बताया ही था, बेकेलाइट का यूज क्या है? सर यूटेंसिल्स हैंडल ऑफ यूटेंसिल्स, जो ब्लैक कलर का होता था, हैंडल जो ब्लैक कलर का आप देखते हो। उसके बाद इसका यूज है तुम्हें जो जो सर म्यूजिक स्विच पुराने बनाने में। समय में होता था ना, पुराने समय में म्यूजिक जो सिस्टम होता था कैसा होता था, डिस्क घूम रहा है, याद है? पुराना समय में कोई यस कोई सर। मूवी देखोगे जिसमें कि एक मूवी तुम लोग अभी नया आया था 108 नॉट आउट, याद है? देखा था किसी ने? नहीं देखा था? उसको कहते हैं फोनोग्राफ। उस टाइप जो म्यूजिक होता है ना उसको वो फोनोग्राफ, उसमें डिस्क घूमता रहता है और उसका लाइफ बहुत ज्यादा होता है, वो खराब जल्दी नहीं होता। फोनोग्राफ रिकॉर्ड वो डिस्क टाइप का होता है। तो ये भी तुम्हें इसी से बनता है, बेकेलाइट से ही बनता है। यानी बेकेलाइट कितना पुराना पॉलीमर है ये समझ सकते हो। स्टार्टिंग में जो म्यूजिक हमारा रिकॉर्ड होता था उसी में होता, फोनोग्राफ में ही होता। तो उसके बाद कैसेट का रील आने लगा, जो पतला वाला जो होता है वो आने लगा। अब तो बहुत सारा तरीका आ गया है। तीसरा, सर वो ग्रामाफोन का बात कर रहे हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, सही, वही। वही 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 10 नोट आउट देखा है ना कि नहीं देखा? नहीं सर देखे तो नहीं है, लेकिन ग्रामाफोन समझ गए हो तो सर। हर फिल्म ही में सर, कोई भी पुराना फिल्म उठा लीजिए, गाना उसी में बज रहा हाँ, उस वही था ही, ऑप्शन ही वही था और कोई था ही नहीं ऑप्शन। है। यस सर। उसके बाद इलेक्ट्रिकल स्विचेस,
इलेक्ट्रिकल स्विचेस। और लोग समझ पाए कि नहीं जी फोनोग्राफ रिकॉर्ड क्या हुआ, कि नहीं समझ Yes, पाए, या sir. पिक्चर दिखाएं? सर पता है सर। पता है ना, फिर ठीक। इलेक्ट्रिकल स्विचेस जो देख रहे हो, व्हाइट कलर का जो स्विचेस ये सब होता है, वो भी इसी के लिए होता है। सो ये बैकलाइट का काफी ज्यादा यूज है। कलर इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर का बना सकते हैं। उसके बाद बैकलाइट का तुम जो है ना, जो बाला समझते हो, जो बच्चे लोग पहनते हैं, छोटे छोटी लड़कियां पहनती हैं, बच्ची सब, उसको इसका बाला बहुत हल्का होता है, कलरफुल भी होता है। चूड़ी तो नहीं पहनाया जा सकता है उसको, क्योंकि चूड़ी जो है कभी भी टूट गया तो कट फट जाएगा, समझे? तो और एक तो होता है लहठी, जो कि लाह का बनता है, वो भी उसको नहीं पहनाते हैं। एक एक बैकलाइट का होता है, कलरफुल होता है, काफी हल्का होता है, तो वो उसमें भी यूज होता है। बैंगल्स, बैंगल्स भी इसका बनता है। बैंगल्स समझ गए ना? तो ये सब यूज हाँ है। सर, जो प्लास्टिक टाइप का चूड़ी रहता है। हाँ हाँ, कलरफुल बनता है, बहुत अच्छा लगता है बच्चों को वो। अब नेक्स्ट है तुम्हारा डी में मेलेमाइन। मेलेमाइन एंड फॉर्मल्डिहाइड। मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। मेलेमाइन कभी नाम सुने हो कोई? हाँ सर। कहाँ यूज सुने हो? सर बॉडी में यूज होता है, पिगमेंट है। नहीं नहीं, मेलेमाइन यहाँ पॉलीमर जो है ना, मेलेमाइन पॉलीमर, मेलेमाइन पॉलीमर जो है, इसका प्लेट कप ये सब होता है, जो कि अनब्रेकेबल होता है। प्लेट, कप्स अनब्रेकेबल होता है। मेलेमाइन का प्लेट है ये, मेलेमाइन का कप है ये। देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा, मैं दिखाता हूँ मेलेमाइन का कैसा होता है। देखो, मेलेमाइन प्लेट्स। देखो, अमेजन से निकाल के दिखा दिया, ये देखो, दिखा? यस सर। ऐसा है घर में? नहीं सर। ट्रे तो होगा, ट्रे तो होगा पक्का, ट्रे सबके घर में रहता है मेलेमाइन, हाँ ट्रे है सर। है ना? हाँ सर। सब लोग के घर में है ट्रे। यस सर। ऐसा वाला ट्रे जो देख रहे हो, ये ट्रे जो है बड़ा सा, ये तो रखते हैं लोग, मेलेमाइन का रखते हैं ये। और एंड आल्सो इट इज माइक्रोवेव सेफ। इस माइक्रोवेव में भी इसको यूज कर सकते हो। यस, हाँ, माइक्रोवेव में इसको यूज करते हैं। यस, मुझे याद आ गया। ठीक है, तो ये कैसे बनता है? तो यहाँ भी फॉर्मल्डिहाइड तो होगा, ये देखो फॉर्मल्डिहाइड तो रहेगा। मेलेमाइन जो है, ये होता कैसा है मेलेमाइन? यहाँ एन बेंजीन के जैसा स्ट्रक्चर होता है, एन डबल बॉन्ड, फिर से एन डबल बॉन्ड, NH2, एन डबल बॉन्ड, यहाँ पे NH2 होगा, NH2।
तो इट इज जस्ट लाइक बेंजीन, स्ट्रक्चर बेंजीन ही है। इनऑर्गेनिक बेंजीन इसको कहते हैं, ऐसा जो है, जो कि नाइट्रोजन ये सब लगा हुआ है, तो शायद इनऑर्गेनिक कहते हैं, मैं एग्जैक्ट कंफर्म नहीं हूँ। मेलेमाइन ये तुमको एरोमेटिक कंपाउंड का बिहेवियर दे रहा है ना। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, एरोमेटिक कंपाउंड का बिहेवियर दे रहा है। अब इसको अगर फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट कराते हैं, फॉर्मल्डिहाइड से इसका पॉलीमराइजेशन कराएंगे, अगर पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो सबसे पहले ये बनेगा एन डबल बॉन्ड, एन डबल बॉन्ड, एन एन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नहीं होगा यहाँ, सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, डबल बॉन्ड, एन एच CH2OH, ये बन, ये हमारा एक कंपाउंड बन गया। दिस इज इंटरमीडिएट। अब इसके बाद ये इंटरमीडिएट हुआ है रिएक्शन के बाद, अब इसका पॉलीमराइजेशन, अब इसका हम लोग अगर पॉलीमराइजेशन करते हैं, ये भी कंडेंसेशन टाइप है पॉलीमराइजेशन। तो जैसा होता था ना, ये नाइट्रोजन वाला H और इसका OH आपस में निकलेगा, तो N डबल बॉन्ड, N डबल बॉन्ड, N NH2, N डबल बॉन्ड, और ऐसा है यहां पर क्या होगा, NH CH2, फिर NH, क्योंकि OH से एक लिखना, एक तो रह जाएगा, ये पॉलीमर स्ट्रक्चर बनाना अगर तुम लोग सीख पा रहे हो, किस तरह से हमने H2O निकाल लिया, सॉरी, NHCH2, NHCH, ये NH, और यहाँ कैसा होगा, इधर होगा तुम्हारा इतने पे ही हम लोग छोड़ सकते हैं चाहे तो, इधर हम लोग को ऑटोमेटिक उधर वाले से आइडिया लग जाएगा कि NHCH2 ही हो। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जो ये टर्म यहाँ वाला है ना, वही टर्म यहाँ आ जाएगा, समझे, NHCH2, तो लिखने का वैसा जरूरत है नहीं, यहाँ पर वही आ जाएगा, इसको लिखने की जरूरत है नहीं यहाँ पर। तो ये जो बना, दिस इज योर दिस इज योर मेलेमाइन पॉलीमर, मेलेमाइन पॉलीमर, ठीक है। यूज इन, वो तो मैंने बता ही दिया, यूज इन अनब्रेकेबल यूटेंसिल्स प्रोडक्ट्स। तुम्हें जैसे पूछ सकता है मेलेमाइन पॉलीमर जो है का प्रोसेस क्या है, कंडेंसेशन है या फिर एडिशन है, उसका मोनोमर्स क्या है। ओके, आगे बढ़े। यस सर। अब हम लोग आते हैं रबर। रबर क्या है?
बाकी कोपोलीमराइजेशन हम लोगों ने तो जान लिया था, डिफिनीशन कोपोलीमराइजेशन का, या नहीं जाना था? कोपोलीमराइजेशन का डिफिनीशन जान लिया था, क्या होता है? चलो वो कर ले थोड़ा सा एक बार। कोपोलीमराइजेशन, इसका एक एग्जाम्पल बताओ यदि याद है तो। सर एक से ज्यादा मोनोमर्स का मिक्सचर। हाँ, तो एग्जाम्पल। सर नाइलॉन सर स्टाइरीन लिए। गुना एस, गुना एस एक रबर है, ऐसे बनता है गुना एस 1,3 ब्यूटा डाइन एंड प्लस स्टेरीन, ये गुना एस बनता है। और तुमने क्या बोला? नाइलॉन 6,6, नाइलॉन 6,6 कैसे बनता है? बोलो। सर हेक्सामिथिलीन डायमाइन और एडिपिक एसिड। करेक्ट, हेक्सा मिथिलीन, हेक्सा मिथैलिन डाई एमाइन, एंड दूसरा है एडीपी केस, एडीपी केस। तो हेक्सा मिथिलीन डाइएमाइन कैसा हुआ? CH2 होल 4 CH2 NH2, और यहाँ हो जाएगा CH2 NH2, यही ना जी? और एडीपी एसिड कैसा होगा? ये होगा CH2 होल 4 COOH COOH, करेक्ट है? बोलो, कुछ गलत तो नहीं है? बताओ, कुछ गलत लिखा है मैंने तो बोल सकते हो। क्या हुआ? सर करेक्ट है। करेक्ट है तो बोलोगे तो, मैं गलत भी तो लिख सकता हूँ। तो ये दोनों देखो, दोनों में 6 कार्बन ही है, दोनों 6 कार्बन का ही है। ये भी क्या है? 6 कार्बन है यहाँ भी, और यहाँ भी कुल मिला के कितने कार्बन है? 6 कार्बन, दोनों में 6 कार्बन। इसमें एमाइड लिंकेज आता है, कौन सा लिंकेज आता है? ये सब इंपॉर्टेंट है, एमाइड लिंकेज इसमें आता है। तो हम लोग इसमें अब जो है गुना एस को थोड़ा डिस्कस कर लें। गुना एस के बारे में कहाँ कहाँ वो गुना एस यूज होता है। गुना एस को हम लोग समझ गए, ये दोनों अगर मिलेगा तो कैसा बनेगा, हम लोग कर चुके थे। 1,3 गुना एस एक रबर है। अब हम लोग रबर पे आएंगे। गुना एस क्या है? रबर है, सिंथेटिक रबर है, राइट? सो CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये ब्यूटाडाइन हो गया, प्लस स्टेरीन, ये है स्टेरीन CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसका पॉलीमराइजेशन कैसे होता है? फ्री रेडिकल होता है। तो क्या बनने वाला है? CH2, मैंने बताया था तरीका, CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH बेंजीन रिंग CH2, यही है गुनास, इट इज ए सिंथेटिक रबर।
बार बार मैं कर रहा हूं, इसको पहले भी बताया है सो दैट तुम लोगों को याद हो जाए। सिंथेटिक रबर, इसका यूज कहाँ है? यूज ऑटो के टायर्स में, ऑटो टायर्स में इसका हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद फुटवेयर्स, वो तो तुम्हें पता है कहाँ कहाँ रबर यूज होता है, फुटवेयर्स में होगा, फुटवेयर्स कंपोनेंट। केबल का इंसुलेशन, केबल इंसुलेशन, इन सब में हम लोग गुना एस का यूज करते हैं। और रबर, रबर की बात करें तो अभी हम लोग इसको पढ़े ही थे। रबर पहले नेचुरल रबर में और दूसरा सिंथेटिक रबर। नेचुरल रबर, नेचुरल रबर जो 3 टाइप का मैंने रबर बताया था, उसमें ये इलास्टोमेरिक होता है। इलास्टोमेरिक पॉलीमर कहलाता है। क्यों कहलाता है? इसलिए कि इसको हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं। इलास्टोमेरिक पॉलीमर कौन होता है? जिसको स्ट्रेच किया जा सके और फिर फोर्स हटाने पर अगेन रिट्रैक्ट इट्स ओरिजिनल पोजीशन। इस पॉलीमर आर बाइंडेड बाय वीक, और this polymer are held by weak intermolecular forces, intermolecular forces with few interlinks, with few interlinks. ये इंटरलिंक क्या करता है? या तो इसी को समझो, इंटरलिंक को छोड़ो अभी। आर हेल्ड बाय वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस which enable it to stretch, which enable it to get stretched. नेचुरल रबर होता कैसा है? ये लीनियर पॉलीमर होता है। पहला तो बताया इलास्टोमेरिक होता है, लीनियर पॉलीमर ऑफ 2-मिथाइल ऑफ आइसोप्रीन। ये वर्ड याद रखना, आइसोप्रीन पूछेगा। आइसोप्रीन का आईयूपीएक नेम 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन, यानी 2-मिथाइल 1,2-ब्यूटाडाइन कैसा हो गया? ये हो गया तुम्हें CH2 डबल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड CH। ये है तुम्हारा 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन। तो इसका पॉलीमर होता है, दिस इज आइसोप्रीन।
इसी का पॉलीमर होता है नेचुरल रबर, लीनियर में होगा। वो कैसा होता है? CH2। देखो जब अटैक होगा तो डबल बॉन्ड कहीं और चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, है ना, इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा। तो तुम कह सकते हो यहाँ पर CH2, ये फिर इधर CH3, डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन, और जब ये अटैक करेगा तो यहाँ पर फिर से CH2, हाइड्रोजन एंड CH2। ये दूसरे वाले पे अटैक करता तो लोगों वहां अटैक किया, ठीक है, सही। ये आगे अटैक किया, ठीक है, यहाँ CH2 और H यहाँ पर था ना, यहाँ H भी था, ये इस तरीके से H यहाँ रहा होगा। तो हमने यहाँ जो दिखाया ये पार्ट, ये कौन सा पार्ट दिखाया, ये देखो, ये कार्बन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, ये वाला कार्बन और ये कार्बन सिंक, क्लियर। और फिर से वो आगे बढ़ेगा, CH2, CH2, C, CH3, डबल बॉन्ड CH, CH2, और ये फिर इधर वाला ये पॉलीमर का फॉर्मेशन, ये नेचुरल है, नेचुरल पॉलीमर। तो ये कैसा है? पहला बात तो ये लीनियर है, दूसरा है ये सिस है, सिस प्रोडक्ट है, ये सब ध्यान में रखना है, लीनियर है, सिस प्रोडक्ट है, आइसोप्रीन का, आइसोप्रीन इसका मोनोमर है, मोनोमर इसका आइसोप्रीन, मोनोमर आइसो। अब इसका कुछ प्रॉपर्टी देखें, सिस पॉली आइसोप्रीन इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? सिस पॉली आइसोप्रीन। ये हेल्ड टुगेदर बाय, इसका जो मॉलिक्यूल्स होगा, मॉलिक्यूल्स हेल्ड टुगेदर बाय वीक वंडर वाल फोर्सेस, वीक वंडर वाल फोर्सेस, वीक वंडर वाल फोर्सेस से ये and has coiled type structure, and has coiled type structure। इसलिए ये कॉइल टाइप स्ट्रक्चर के कारण जो है ना, ये इलास्टोमेरिक होता है, मींस इसका स्ट्रक्चर जैसे स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग, ये इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है, कॉइल मींस स्प्रिंग जैसा। अब स्प्रिंग को खींचोगे तो फिर ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, दैट्स व्हाई इट इज इलास्टोमेरिक। ये इलास्टोमेरिक इसलिए होता है। तो पूछेगा कोई नेचुरल रबर जो है क्यों इलास्टोमेरिक होता है, तो उसका रीजन क्या होगा? इट इज, इट्स स्ट्रक्चर इज कॉइल्ड टाइप या स्प्रिंग टाइप, सो इट इज इलास्टोमेरिक। अब इसकी प्रॉपर्टीज पे आए, प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, सॉफ्ट होता है, ये सॉफ्ट होता है एट टेम्परेचर
ग्रेटर देन 335 केल्विन, यानी बहुत ज्यादा नहीं। कितना टेम्परेचर हो गया डिग्री सेंटीग्रेड में? 30 उधर हो गया, ये अराउंड 65 डिग्री सेंटीग्रेड, अराउंड 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है। सेकेंड, हार्ड एट टेम्परेचर लेस देन around 8 degrees centigrade or 283 Kelvin. 283 Kelvin, यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड, around 10 डिग्री सेंटीग्रेड. Third, shows high water absorption. Shows high water absorption. वाटर को ये एब्जॉर्ब कर लेता। फोर्थ, soluble in non-polar solvent. Soluble in non-polar solvent. Fifth, नॉन रेसिस्टेंट। देखो सब इसके लिए खराब है ये सब। नॉन रेसिस्टेंट टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। नॉन रेसिस्टेंट टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो रबर से क्या बनता है? रबर का काम क्या है? टायर ये सब बनाने, ये सब में आखिर नेचुरल है तो कुछ तो यूज उसमें डालेंगे ना। अब यदि वो हार्ड हो जाए लो टेम्परेचर पे, ये देख रहे हो, ये प्रॉपर्टी को देखो जाए, अगर वो हार्ड हो जाए लो टेम्परेचर 10 डिग्री पे, यानी कि वो ब्रिटल टाइप का हो जाएगा ना। जैसे टायर को देखे हो कभी कभी, अपने कार के टायर को काफी समय तक रहता है तो काफी समय तक छोड़ देते हो लो टेम्परेचर पे, या फिर कहीं ऐसे जगह पर जब रखा हुआ है, छोड़ दिया है, कुछ नहीं यूज कर रहे हो, तो वो टायर खराब हो जाता है, ब्रिटल टाइप का हो जाता है। देखा है ना? हाँ सर। तो अगर टायर चल रहा होता है, उसको कंटिन्यूअस चलाते हो तो चलाने से फ्रिक्शन आता है, वो गर्म होता रहता है, कभी गर्म ठंडा, तो उसको प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये टायर जो है, अगर तुम लो टेम्परेचर पे ले जाते हो तो प्रॉब्लम है। यानी 10 डिग्री 15 डिग्री पे, 10 डिग्री तो नॉर्मल है ना हमारे लिए, कोई दिक्कत नहीं आता ये 10 डिग्री पे। उसी तरीके से 60-65 डिग्री पे ये सॉफ्ट हो जाता है। यानी टेम्परेचर हाई होगा, 40-45 के आसपास चला जाता है। यानी कार को अगर चला रहे हो कंटिन्यूअस तो तुम सोच देखते हो ब्लास्ट कर जाता है। गर्मी में टायर चलाने से, टायर को अगर बीच बीच में रोक के ठंडा नहीं करते हो, मीन्स वेट कर लो थोड़ी देर, प्रेशर ये सब मेजर कर लो, तो अदरवाइज वो देखो आगे सॉफ्ट हो रहा है। अब देखो हाई वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर भी एब्जॉर्ब करता है काफी ज्यादा। वाटर एब्जॉर्प्शन अगर उसका है, मीन्स टायर की बात नहीं कर रहे हम लोग, अभी रबर की बात कर रहे हैं। हाई वाटर एब्जॉर्प्शन, soluble in non-polar solvents, and सबसे important non-resistant to oxidizing agent। मतलब क्या हुआ? ये ऑक्सीडाइज हो सकता है, रबर ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम है ना। इस ऑक्सीडाइजेबल, ऑक्सीजन तो बहुत बड़ा पड़ा है एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीडाइज हो जाए, ऑक्सीडाइज होगा तो अपने लिए फिर दिक्कत है। तो अब इसको हम लोग को ठीक करना। अब बताओ ऑक्सीडाइज क्यों? इस स्ट्रक्चर में ऑक्सीडाइज होने का रीजन बता सकते हो कोई? क्यों ऑक्सीडाइज हो जाएगा ये? बोलो, कोई बता सकते हो क्या? इस स्ट्रक्चर में कहीं तुमको दिख रहा है ऐसा जगह जहां पर की रिएक्टिंग साइट है? रिएक्टिंग साइट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? बोलो। दिख रहा है, वो डबल बॉन्ड ही तो है रिएक्टिंग साइट। क्या उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं कर सकता है डबल बॉन्ड के साथ?
कर सकता है, ऑक्सीजन का Yes, रिएक्शन sir. हो सकता है, तो वो रिएक्टिंग साइट भी है, तो ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट भी कर सकता है। तो इन सब को इम्प्रूव करने के लिए, ये सारे प्रॉपर्टी को ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टू इम्प्रूव दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी से निजात पाने के लिए, टू इम्प्रूव दिस, क्योंकि ये सब हमारे लिए अच्छा नहीं है। एक प्रोसेस किया जाता है टायर का, उसको कहते हैं वल्कनाइजेशन, वल्कनाइजेशन किया जाता है। वल्कनाइजेशन में सल्फर को ऐड किया जाता है। क्या किया जाता है वल्कनाइजेशन में? एडिशन ऑफ सल्फर, एडिशन ऑफ सल्फर। सल्फर क्या करेगा? इंटरलिंक का काम। एडिशन ऑफ सल्फर, सल्फर क्या करता है? वर्क्स एज इंटरलिंक। अब इंटरलिंक हो जाने से जो तुम देख रहे थे डबल बॉन्ड, ये CH2 CH3, यहां पर आ गया सल्फर, CH3 CH2, ठीक है, ये सल्फर आ गया, फिर CH, यही इंटरलिंक हो गया, यानी दो लीनियर को आपस में ये ऐड कर दिया। CH CH2 CH2, और इसी तरीके से आगे बढ़ता गया। फिर कहीं पर इंटरलिंक करेगा, हर जगह इंटरलिंक नहीं करेगा, कुछ जगह पर इंटरलिंक करेगा, ठीक है। फिर CH3 CH, डबल बॉन्ड CH, इस तरीके से ये सिस्टम बन जाएगा। मीन्स बहुत सारे जगह पर क्या होगा, ये इंटरलिंक कर देगा, और इंटरलिंक करने से क्या होगा, ज्यादा टफ हो जाएगा, स्ट्रेचिंग एबिलिटी तो और भी बढ़ जाएगी। मीन्स अब क्या है, उसको स्ट्रेच करोगे तो आसानी से वो फिर से रिट्रैक्ट हो जाएगा, जल्दी से रिट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इंटरलिंक हो गया। समझो कि उसको खींचते हो, फोर्स लगाते हो, छोड़ोगे तो वो सल्फर क्या करेगा, फिर से जो है अपने स्टेज में उसको लाने का प्रयास करेगा। ये तो क्वाइल्ड शेप था ही, आपस में इंटरलिंकिंग भी कर दिए। इंटरलिंकिंग करने से क्या क्या प्रॉपर्टी इंप्रूव हो गया? इससे प्रॉपर्टी इंप्रूव हो जाएगा तुम्हारा, सबसे पहले तो स्टिफ हो जाएगा रबर। रबर क्या हो जाएगा? स्टिफ हो जाएगा। इस अब ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, मीन्स बस ट्रक ये सब में इसको यूज करोगे तो ज्यादा आसान है यूज कर। तो अराउंड 5% हम लोग सल्फर यूज करते हैं रबर के साथ बस ट्रक के टायर में, इस तरीके से उसका स्टिफनेस बना दो। क्लियर है सबको? वल्कनाइजेशन क्या हुआ? सो इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर, in manufacturing of tire, 5% sulfur were used for vulcanization, for vulcanization of देख लीजिए
डबल बॉन्ड की साइड पे सारे डबल बॉन्ड हो सकता है, सल्फर से अटैच ना हो, कुछ होगा कुछ नहीं भी होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर दिखाया कि ये नहीं हुआ, कुछ हुआ कुछ नहीं। और सिंथेटिक रबर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सिंथेटिक रबर, कुछ रबर तो हम लोग जान ही चुके, जिसमें कि एक था बुना एस, एक उसके बाद ये तुम्हारा कोपॉलीमर है, पढ़ चुके हैं, इसको अब फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा है होमोपॉलीमर, जिसमें कि तुम्हारा इस जिसका मॉलीमर ये होगा CH2, सिर्फ इसी को हम लोग आपस में कराए अगर पॉलीमराइजेशन, इसका अगर पॉलीमराइजेशन कराए तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुमको CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ये क्या है, ब्यूटाडाइन पॉलीमर, ब्यूटाडाइन पॉलीमर, ब्यूटाडाइन पॉलीमर, वो पॉलीमर है ये। अब कुछ इम्पोर्टेंट जो है अदर देन बुना एस उसको देखें। अदर देन बुना एस में एक है नियोप्रीन, दवाई की तरह लगता है ये तो, इट इज पॉलीफ्लोरोप्रीन। NCH2 खुद से बना के देखना कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH2। ब्यूटाडाइन का ये क्या है, डेरिवेटिव्स है, बताओ क्या होगा, ये है तुम्हारा 2 chloro 1,3 ब्यूटाडाइन। इससे जो बनता है वो नियोप्रीन कहलाता है। पॉलीमराइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में इसका पॉलीमराइजेशन कहलाया जाता है। बताओ कैसा बनेगा, बस डबल बॉन्ड की पोजीशनिंग शिफ्ट करो, ऐसे लिखो CH2CCl डबल बॉन्ड CH2 हो गया, यही तुम्हारा नियोप्रीन हो गया। अब इसका यूज क्या है, इट इज, पहली बात तो प्रॉपर्टी देखो, इट इज रेसिस्टेंट टू, ये रेसिस्टेंट है टू मिनरल ऑयल्स, रेसिस्टेंट टू मिनरल ऑयल्स, वेजिटेबल्स, ऑयल्स, ठीक है। ये चूंकि इसका रेसिस्टेंस है तो इस टाइप के जहां पर यूज होते हैं वहां उस जगह हम लोग इसको नियोप्रीन को यूज कर सकते हैं। तो नियोप्रीन का यूज कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है, तो सबसे पहले कन्वेयर बेल्ट में, कन्वेयर बेल्ट में इसका यूज किया जाता है।
क्योंकि ये रेसिस्टेंट टू मिनरल ऑयल्स है, जो मतलब क्या कर सकते हो, ऑयल ये सब जो है तुम्हारा, उसका रेसिस्टेंट तो कन्वेयर बेल्ट में यूज किया। दूसरा, इसको शॉक ऑब्जर्वर में भी यूज किया जा सकता है। शॉक ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व, ऑब, क्या कहते हैं, ऑब्जर्वर। शॉक को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्बर, सॉरी, एब्जॉर्ब, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जहां जहां शॉक एब्जॉर्बेंट का जरूरत है, उस जगह तुम इसको यूज कर सकते हो। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं अगर बताऊं, मान लो फैन है ना, सीलिंग फैन, सीलिंग फैन को जो लगाते हैं तो ब्लैक जैसा कुछ लगा देते हैं। देखो सीलिंग फैन लटकाने समय जो है रॉड के बगल में छोटा सा ब्लैक टाइप का लगाते हैं ना, वो भी शॉक एब्जॉर्बर ही है। या फिर कोई मशीन चल रहा है, तो मशीन में सारा का सारा स्टील पार्ट्स है या फिर आयरन है, तो उसको बीच में कनेक्टिंग के लिए, एक गैप के लिए उसको लगा देते हैं ब्लैक वाला। याद आया सर कुछ? स्क्रू, नट और जो टाइट करने के लिए लगाता है ना, यस यस, गैप की फिलिंग, गैस्केट। हाँ, गैप की फिलिंग के लिए भी इसको लगा, वो जो गैप है उसको खत्म कर देता है। तो ये गैप फिलिंग के लिए जो तुम बोले ना, वो गैप हाँ फिलिंग के लिए भी यूज होता है। और हॉजेस, हॉजेस मीन्स तुम ऐसा कह सकते हो, लाइक पाइप्स ऑफ वैक्यूम क्लीनर, जो देखे होगे ना वैक्यूम क्लीनर, जित कितना भी घुमा कुछ होता नहीं है उसको, उसको होजेस कहते हैं। पाइप ऑफ वैक्यूम क्लीनर भी इसी का होता है। घर में है वैक्यूम क्लीनर, देखा है उसका जो पाइप कैसा होता है? नहीं सर। नहीं देखा है कोई? चलो देखते हैं फिर, कितने लोगों ने देखा है? ये देखो, यहाँ देखो, देख रहे हो ये जो पाइप, ब्लैक वाला पाइप जो दिख रहा है, दिखा? सर ये तो, हाँ सर ये तो बहुत जगह इस्तेमाल होता है ऐसा पाइप। हाँ, और क्या, इस पाइप का क्या प्रॉपर्टी है, कितना भी घुमाओ घुमाओ कुछ होता नहीं है। इससे ऑयल वायल भी चला जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है इसको, है ना? काफी हाँ फ्लेक्सिबल होता है। इसके अंदर से खींचते हैं ना जी, ऑयल ऑयल भी खींचा जाता है ना इसमें, यस सर। कोई इम्पैक्ट तो नहीं आता ना। नहीं सर। तो होजेस, गैप फिलिंग, शॉक एब्जॉर्बर, कन्वेयर बेल्ट, इन सब में इसका हम लोग नियोप्रीन का यूज करते हैं, पॉलीक्लोरोप्रीन, इसको हम लोग दूसरा नाम पॉलीक्लोरोप्रीन कहते हैं। दूसरा है गुना एन, गुना एस हम लोग ने देखा था, नाउ इट इज गुना एन। गुना एन में एक तो सेम है उसी के जैसा,
ब्यूटाडाइन प्लस दूसरा पार्ट चेंज हो जाता है, वो है CH2 डबल बॉन्ड CHCN। इसका नाम क्या होगा? IUPAC नेम बताओ, फिर उसका कॉमन नेम बताओ, क्योंकि हम लोग पॉलीमर्स में जब काम कर रहे होते हैं ना, तो कॉमन नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पॉलीमराइजेशन हो रहा है। पहला वाला का तो ठीक है, दूसरे वाले का IUPAC नेम क्या होगा, बता सकते हो कोई? बोलो। दूसरे वाले का IUPAC नेम? सर नाइट्राइल लगेगा। बताओ तो रोहित, क्या हो? रोहित तो है नहीं। ओके, पार्थ बताओ क्या होगा दूसरे वाले का IUPAC नेम? पहले वाले का IUPAC नेम बताओ। सर 1,3 ब्यूटाडाइन। 1,3 ब्यूटाडाइन उसका कॉमन नेम है। 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन जो है इसका कॉमन नेम है, और इसका ये सर कॉमन नेम है। सर ब्यूटेन 1,3 और इसका डाइईन। कॉमन नेम है एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल इसका कॉमन नेम है। IUPAC नेम अगर जाए तो ये हो जाएगा ब्यूटा 1,3 डाइईन, ये हो जाएगा। और इसका नाम हो जाएगा, क्या होगा? मीथेन, इथेन, प्रोपेन। प्रोप 2 इन 1 नाइट्राइल, ये हो गया। समझ में आया? यस सर। अब पॉलीमराइजेशन अगर करेंगे तो देखो कैसा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 फिर CH2, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो, नहीं ठीक है, CH2 CH Cl, ये इट इज गुना, ये लिख लिया। नेक्स्ट, तो इट इज रेसिस्टेंट टू एक्शन ऑफ पेट्रोल। अब देखो ये किस किस से रेसिस्टेंट है? इट इज रेसिस्टेंट टू एक्शन ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल से ये रेसिस्टेंट। लुब्रिकेंट ऑयल, लुब्रिकेंट ऑयल का रेसिस्टेंट एंड ऑर्गेनिक सॉल्ट। तो इसका यूज क्या करेंगे हम लोग?
इसी चीज को यूज करेंगे। अगर इसका रेजिस्टेंट है तो इससे लाइनिंग अगर करने लगे हैं तो जहां पर हम लोग ऑयल ये सब रखते हैं पहला तो वो यूज कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? पहला ऑयल सीलिंग करने के लिए कर सकते हैं, मेकिंग ऑयल सील्स। सेकेंड, टैंक लाइनिंग। जो टैंक तुम बना रहे हो ऑयल का टैंक, उसकी लाइनिंग अंदर से उससे कर दे, क्योंकि उसका रेजिस्टेंट है। जैसे मान लो यही पेट्रोल का एक टैंक है, अंदर लाइनिंग कर दिया और यहाँ पर एक इसका ओपनिंग दोगे ना, तो इस ओपनिंग का जो बनावट होगा यहाँ पर, ये वाला पार्ट, इस जगह ऑयल सील्स बनाने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। दिस इज योर ऑयल सील। तो खत्म हो चुका है अपना पार्ट। अब पॉलीमर्स का ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक्स ऑफ पॉलीमर क्या है बताओ? सर बहुत सारा रीयूजेबल नहीं है। हाँ, सर बहुत सारा रिसाइकिल नहीं हो सकता है। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? ये जो है खत्म नहीं होता, मीन्स नॉन डिग्रेडेबल है, नॉन डिग्रेडेबल है। पॉलीमर्स को तुम खत्म नहीं कर पाते, और किसी चीज को मीन्स तुम मिट्टी में डाल दो तो खत्म हो जाता है, ये खत्म ही नहीं होता। ठीक है, नॉन डिग्रेडेबल है बाय सॉइल। तुम कह सकते, सॉइल इसको कुछ बिगाड़ नहीं पाता। तो बहुत बड़ा मास जो है इकट्ठा हो रहा है, और सॉइल के अंदर भी डाल दो तो सॉइल को खराब करने लगेगा। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका। तो कुछ पॉलीमर्स बनाया गया है जो कि बायोडिग्रेडेबल है। देयर आर सम पॉलीमर, देयर आर सम पॉलीमर which are biodegradable in nature। कुछ पॉलीमर हैं जो बायोडिग्रेडेबल है नेचर में, जिसमें कि पहला है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी। पॉली बीटा हाइड्रोक्सी CO, हाइड्रोक्सी CO बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। इसका शॉर्ट में नाम है PHBV। शॉर्ट नेम इसका ये है PHBV। ये CH3CHOH CH2COOH, यानी क्या हो गया? ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक एसिड प्लस CH3 CH2 CHOH CH2 COOH, 3 हाइड्रोक्सी
एंटेनोइक एसिड, एंटेनोइक। जब इस दोनों को तुम पॉलीमराइज करते हो तो हाँ, थोड़ा देर में कर देते तो इससे तुम्हारा ये क्या स्ट्रक्चर बनेगा, पीएच भी बनेगा, जो कि ऐड करने से तुम पता लगा सकते हो कैसा बनने वाला है। ये वाला पार्ट देखो कौन सा किसके साथ अटैच होगा, मैं बता रहा हूँ। इसका OH, ठीक, सॉरी, हाँ, इसका OH और इस वाले का H मिलेगा। समझ में आई बात? तो जब इसको तुम ऐड करने लगोगे तो हम लोग, और फिर दूसरा कलर हम लोग करें, देखोगे ये वाला फिर से यहाँ पर OH है तो ये H होगा, यहाँ से H गायब होगा, और इधर वाला भी OH ये गायब होने वाला। जब तुम्हारा कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा तो हमें कैसे लिखना होगा, इस O को लिखना होगा पहले, उसके बाद CH, फिर CH3 को नीचे ला, अब CH2, ठीक है, C डबल बॉन्ड O। देखो अब यहाँ के बाद तुम्हें इस स्ट्रक्चर को लिखना पड़ेगा, ये वाला स्ट्रक्चर को लिखना पड़ेगा। तो इस स्ट्रक्चर को लिखने में क्या आएगा, CH, समझ में आया, CH। फिर CH के बगल में तुम्हारा C2H5 है तो तुम्हें C2H5 लिखना, देन CH2 और COO, और आगे फिर से वही रिपीटेशन होता है, हमें पता है रिपीटेशन होता है, तो ये यही तुम्हारा PHBV। समझ सर में वो आया CO कैसे? के बाद और एक O आएगा ना? कौन सा? CO के बाद O। कौन सा CO के बाद? सर वो C डबल बॉन्ड O लिखा है ना नीचे, उसके बाद और एक O आएगा। 1 मिनट चेक कर ले, इसकी बात कर रहे हो? सर उसके वो बीच वाला C डबल O। C डबल बॉन्ड, हाँ आएगा, वेरी गुड, सही बोला, वो मिस कर गया, सही से, वेरी गुड। ओ ये आएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर एक O आएगा, सही बोल रहा है, यहाँ पर O आएगा, इधर से O आएगा, ठीक बोल। तो यानी तुमको समझ में आ चुका है कैसे बन रहा है, खुद से समझा या फिर अभी कुछ देख लिया कहीं से, खुद से समझो इस बात को। ये सर समझा था। अरे वाह, ऑनलाइन में इतना समझ लिया तो पूरा समझ लिया, ठीक है। तो ये PHB है, दिस इज क्या है ये, पॉली, सॉरी, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। एक और है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, दूसरा एग्जांपल है 2 नायलॉन, 2 नायलॉन 2 नायलॉन 6, ये नायलॉन 2 नायलॉन 6, इसमें क्या है, CH2COOH NH2 कंडेंसेशन प्रोडक्ट प्लस उधर जो लिया था हमने नायलॉन 6 में, क्या लिया था, CH2O5COOH और इधर NH। फिर पॉलीमराइजेशन कंडेंसेशन जो भी है, क्या होगा, NH का, NH2 का H निकलेगा, इसका ये बाहर, ये यहाँ से यहाँ बाहर होगा, और इसका एक ही H निकलेगा, तो इसको एक H हम लोग क्या करते हैं, ऊपर करते हैं,
एक H को ऊपर कर, COH का हर जगह से OH निकलेगा। अब जो स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे NH होगा, फिर CH2 होगा, फिर C डबल बॉन्ड O, NH, CH2 whole 6, C double bond O. This is your nylon to nylon. सर वो CH2 होल 2 कैसे आया? सॉरी होल 5, CH2 होल 5, ठीक है। यस सर। ठीक है, चलो ये कंप्लीट कर लिया हमने पॉलीमर। तुम लोगों को एनसीईआरटी का बुक में जितना क्वेश्चन दिया हुआ है पॉलीमर का वो करना है। एक उतना क्वेश्चन कर लोगे ना एनसीईआरटी की बुक के सारे क्वेश्चंस को, तुम्हारा पॉलीमर का सारा क्वेश्चन सॉल्व। अदरवाइज ये याद भी नहीं। क्या जी, क्वेश्चन तुमको आज जो है कर लेना, आज ही कर लो, 1 घंटे 1.5 घंटे बैठ के क्वेश्चन। मैं अभी PDF भेज रहा हूँ, रीड करते हैं अभी। फिर जो है 4 बजे से मैथ की क्लास करेंगे, 3D कंप्लीट फिजिक्स की है, फिजिक्स की आज शायद नहीं, 3D करते हैं 4 बजे से, ठीक है। तो इसको अभी एंड कर, यस।